हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और बीते कुछ दिनों में आप लोगों के लिए मैंने एक से लेके एक वीडियोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आपको लेकर आया हूँ। तो आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। गाउस लॉ को इनवर्स स्क्वायर रूल की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गाउस लॉ होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कि आप लोग इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और मैं खुद भी यही चाहता हूं कि आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करें और सारी चीजें हमसे पूछे, कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, डाउट्स सॉल्व कीजिए। सारी चीजें आपको प्रॉपर दी जाएंगी जैसे एक पेड बैच में दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि गाउस लॉ होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाउस लॉ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस लॉ होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, the flux enclosed by the surface is 1 upon epsilon naught times of enclosed 1 upon epsilon naught times of enclosed charge। कि किसी भी सरफेस के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता देता हूं, किसी भी सरफेस के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए देख लीजिए कि आपके पास ये एक कंप्लीट सरफेस है। इस सरफेस के अंदर आपके पास एक चार्ज है Q। तो इस सरफेस से जो एनक्लोज फ्लक्स होगा, जैसे देखिए फ्लक्स हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसके पास कितनी फील्ड लाइंस इनकमिंग हो रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस आउटगोइंग हो रही है, वो हम फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स से। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो इनकमिंग या आउटगोइंग या जो नेट फ्लक्स होता है, वो नेट फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज कोइंसाइड होता है, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज क्या होता है, बंद रहता है। अब वो जो सरफेस होती है उसको हम कौन सा सरफेस बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बोल देते हैं बच्चों, गाउसियन सरफेस बोल देते हैं। क्लियर, कौन सा सरफेस बोल देते हैं, गाउसियन सरफेस बोल देते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। तो गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो एसोसिएटेड नेट फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज के। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है हमारे गाउस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। किसका, गाउस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करते हैं। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंसिडरेशन लेकर चलना पड़ेगा। तो उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एक डायग्राम सेट कर रखा है। देखिए अब देखो बच्चों, अब देखो हम एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ 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 देखो कैसे देखेंगे। देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हमारे पास ये एक डायग्राम है। देखो सबसे पहले हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू enclosed, consider a charge plus q enclosed by surface s। ये जो आपके पास ये जो चार्ज है, देखो
यहाँ पर देखो एक चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज इस कंप्लीट सरफेस से क्या है, इस कंप्लीट सरफेस जिसका सरफेस एरिया है एस, उसके अंदर बंद पड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालने के लिए हम गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स होता है बच्चों, वो इस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो एक एस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो अब देखो, अब यहां से हमने इस सरफेस पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया, ये रहा, सॉरी छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया ds, एरिया एलिमेंट ले लिया ये रहा ds। ये जो एरिया एलिमेंट है ये इस डायरेक्शन में है, ये जो एरिया एलिमेंट है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और ये जो हमारे पास इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो देखो हम जानते हैं ऑलरेडी, तो वी नो दैट आप पहले से ही जानते हो, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, we know that the electric field due to point charge, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास बच्चों, वो होता है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर एन कैप, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। देखो इधर देखो आप, एक बार मैं आपको इधर डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। डायग्रामेटिकली ये हमारे पास यहाँ पर है चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से ये डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, वो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा। किस वाली इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर लेट्स कंसीडर सरफेस एलिमेंट ds ऑफ सरफेस s। अब देखो सरफेस एलिमेंट ds को कंसीडर करते हैं, तो हम जानते हैं सरफेस एलिमेंट ds ऑफ सरफेस एंड v एंड द फ्लक्स अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंड द फ्लक्स होता है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां से, अब मैं आपको बताऊं, यहां से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास E वेक्टर है, ये इधर हमारे पास ds वेक्टर है। तो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट, ये जो हमने ds लिया है, इस ds से रिलेटेड फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना चाहें, अगर हम इस ds से रिलेटेड फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहे तो हमें जो कंपोनेंट है वो ds के कॉरस्पॉन्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो यहां से देखो, अगर कंप्लीट सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है तो वो तो होता है s। तो देखो नाउ द फ्लक्स associated with ds। तो ds के एस्पेक्ट में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, d फाई। तो यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं E cos थीटा ds लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो यहाँ पे, अभी मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था, जो कि ऊपर डायग्राम है, आप वीडियो को बैक करके डायग्राम को एक बार देख सकते हैं। तो उस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट है, उसको अगर हम ले रहे हैं तो देखो ds cos थीटा
तो यहां पर अगर हम इस केसेस में इसको कंसिडर करके चल रहे हैं तो देखिए इस बार एक बार मैं डायग्राम समझा देता हूं आपको। देखिए इसको मैंने क्लियर किया यहां से बच्चों। अगर मैं इस चीज को, इस डायग्राम को एक बार देख लूं, देखो यहां पर हमने क्या देखा, ये डी ओमेगा अलग से लिखा हुआ है, इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इस पॉइंट पी पर क्यू की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम नेक्स्ट फ्लक्स के फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमें पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो इस केसेस में हमारे पास कॉस कंपोनेंट आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम निकालेंगे डी फाई। डीएस के एस्पेक्ट में फ्लक्स है ये, एसोसिएटेड फ्लक्स, तो यहां पर हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। और Q अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें अगर हम लिखें तो Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा ds। इसको अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो डी फाई इज इक्वल टू यहां पर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट ds कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमने इसमें क्या किया, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस फ्लक्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट की वजह से कॉस, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा था ऐसे और जो एरिया वेक्टर है वो जा रहा था ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो इस वजह से कॉस थीटा है यहाँ पे। अगर दोनों पैरेलल होते तो 0 डिग्री आ जाता है यहाँ पे, तो हम कॉस को हटा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर थीटा एंगल लेकर चले हैं, तो दोनों के बीच का एंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमने निकाल लिया डी फाई। डी फाई किससे रिलेटेड फ्लक्स है, डीएस से रिलेटेड फ्लक्स है। तो एस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा बच्चों, तो एस से रिलेटेड फ्लक्स होगा हमारे पास क्या, एस से रिलेटेड फ्लक्स होगा क्या, फाई। तो इसका क्या कर देंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आगे देखो, अब एक बार आगे देखिए एक बार, तो यहां से देखो अगर हम जानते हैं हेयर ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल, इज सॉलिड एंगल एंड इट्स वैल्यू इज डी ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वैल्यू हम 4 पाई होता है वैसे, तो इसको हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो इस केसेस के अंदर ठीक है, यहां पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम डी ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। तो अब देखो एक कंप्लीट जो डीएस एलिमेंट है उससे रिलेटेड फ्लक्स है डी फाई, तो एस से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे क्या, फाई। तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल है। अब इस यहां पर देखो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन गया फाई, क्यू आ गया बाहर, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, और यहां पर अंदर बचा ओनली डी ओमेगा। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, एंड हेयर इट्स वैल्यू इज
4 पाई। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई। इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हमने इसको लिखा, देखिए अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 4 पाई। अब देखो जो सॉलिड एंगल होता है हमारे पास, ये 4 पाई होता है। सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है? सॉलिड एंगल होता है जैसे आपने आइसक्रीम खाई है कभी, अगर आपने आइसक्रीम खाई है या फिर कोन देखा है, तो जो कोन वाली आइसक्रीम होती है ऐसे, तो उस कॉनिक सेक्शन के ओनली टिप पॉइंट पर जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है। इसका वैल्यू होता है 4 पाई एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर से, जिसका सॉल्यूशन करने पर हमारे पास वैल्यू आता है 4 पाई। तो सॉलिड एंगल एक 3D एंगल होता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको 4 पाई से रिप्लेस किया, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास, जैसा मैंने आपको अर्लियर बताया था, तो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स निकल कर आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास? चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो एंड आप का थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो इसी तरीके से आप गॉस लॉ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो और इजीली देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।